नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं आज की क्लास का एजेंडा है जर्मन इकोनॉमी एंटर्स रिसेशन। और मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। जो मैंने आज की क्लास का एजेंडा रखा है वो है, क्या जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर रही है। आज की क्लास में आपको अंदाज़ा हो गया कि काफ़ी कुछ सीखने समझने को है। ये जो ग्राफ है, थोड़ी देर रुक जाइए, ग्राफ एकदम क्लियर हो जाएगा। इस ग्राफ का मैं आपको पहले ही सोर्स बता देता हूँ। सोर्स है जर्मन फेडरल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का डेट है 18 मई 2020। ये पहले क्लियर करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज़। आज की तारीख में जब मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 48 लाख से ज़्यादा केसेस है कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली 3,16,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि 18.5 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। ये एक बढ़िया न्यूज़ है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में इन्फेक्टेड लोग देशों में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे 15.5 लाख इन्फेक्शन है। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था स्पेन और रशिया के बारे में। स्पेन तब नंबर 2 था, रशिया नंबर 3 था, और मैंने बोला था कि 2 दिन रुक जाइए। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन जिस रेट से रशिया में केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था हर रोज़ ऑलमोस्ट मिनिमम 10,000 केसेस हर रोज़ रशिया में बढ़ रहे हैं। ऐसा हर देश के साथ नहीं है ना, रशिया के साथ ऐसा है, हर रोज़ 10,000 केस बढ़ रहे हैं। और इस रेट से मैंने बोला था 1 या 2 दिन में रशिया सरपास कर जाएगा स्पेन को। तो रशिया सरपास करके चला गया स्पेन को। रशिया में केसेस 2,90,000 के आसपास है। स्पेन में जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट 2,76,000 2,76,000 के आसपास केसेस बनते हैं स्पेन में। ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया की। इसके बाद आता है बोरिस जॉनसन साहब का यूके में तकरीबन ये लोग 2.5 लाख के पास पहुंच रहे हैं। 2,43,000 के आसपास केसेस यहाँ पे। भूलिएगा मत, यूरोप में सबसे पहला देश बना था यूके, जहाँ पे मृतकों की संख्या 30,000 यहाँ पे क्रॉस कर गई थी। 30,000 से ज़्यादा क्रॉस करने वाले यूरोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद यूके के बाद है ब्राज़ील में संख्या जो है 2,40,000 से ज़्यादा है। ब्राज़ील में वैसे मृत्यु 15,000 से ज़्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद तीसरा आता है इटली में थोड़ा सा अभी रेट ऑफ स्प्रेड तो कम हुआ है, हालांकि यहाँ पे अभी केस 2.25 लाख से ज़्यादा है, और यहाँ पर भी मृतकों की संख्या 30,000 ज़्यादा है। यूरोप में आप देखेंगे ना, तो यूरोप में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है जर्मनी को छोड़ के। जर्मनी में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। जर्मनी में मृत्यु दर बहुत ही कम है, ये इनफैक्ट दुनिया में सबसे कम है जर्मनी में। वो मैं थोड़ी देर में आपको जस्टिफाई करता हूँ। इसके बाद आता है जर्मनी एंड फ्रांस दोनों में 1,70,000 के आसपास केसेस वहाँ पे। तो यहाँ चाहे जर्मनी फ्रांस ले लीजिए, डिफरेंस जो है 1,70,000 में वो ये है कि फ्रांस में आप अगर देखेंगे तो फ्रांस में 25,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं एफ लिख देता हूँ फ्रांस के लिए। और जर्मनी में आप देखेंगे तो मृत्यु 8,000 के आसपास लोगों की हुई है। जर्मनी ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, इसलिए जर्मनी इकोनॉमी को अपने धीरे धीरे ओपन कर रहा है। जर्मनी के बाद आता है टर्की में आप देखेंगे तो टर्की में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, मतलब 1,44,000 के आसपास केसेस हैं। 4,000 के आसपास वहाँ पर भी डेथ्स का सीन है। इसके बाद फिर आता है ईरान, जहाँ पे 1,20,000 केस हो चुके हैं। और इसके बाद ये है दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़, जहाँ पे हर देश में 1,00,000 से ज़्यादा केसेस हैं। बेयर मिनिमम है 1,00,000 टॉप 10 में। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली इसके बाद आ गया है इंडिया। और इंडिया में केसेस अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 96,000 से ज़्यादा हैं। एंड वंस अगेन वेरी वेरी सॉरी टू से, लेकिन 3,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुके हैं इंडिया में। देखते हैं, वैसे इंडिया में आपको पता होगा तो अभी टेस्टिंग बहुत बड़ा है, हर रोज़ 1,00,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो ये तो मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिया हर एक कंट्री के बारे में। अब बात आती है जर्मनी का वैसे सबसे बड़ा शहर और राजधानी दोनों बर्लिन है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसा क्यों है कि दुनिया के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबार हैं वो इस तरह की हेडिंग लिख रहे हैं, जैसे कि द गार्जियन। क्या लिखा द गार्जियन ने जर्मनी के बारे में? जर्मनी इन रिसेशन एज कोरोना वायरस ब्लाइट्स यूरोजोन इकोनॉमी। ऐसा क्यों लिखा है यार इन्होंने? ना सिर्फ इन्होंने, बिजनेस इंसाइडर ने लिखा जर्मनी स्लिप्स, और ये देख सकते हैं 15 का ये आर्टिकल है 2 दिन पहले का। जर्मनी स्लिप्स इनटू रिसेशन एज कोरोना वायरस हिट इट्स शार्पेस्ट डिक्लाइन सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वो 2008-9 वाला है, उसके बारे में बात कर रहा है। हमारे यहाँ पे देखेंगे तो द हिंदू में भी इस तरह का आर्टिकल लिखा था जो उन्होंने कवर किया था, कोविड-19 फोर्सेस जर्मनी इनटू रिसेशन। और ये बीबीसी का आर्टिकल भी आप चाहें तो देख सकते हैं, कोरोना वायरस पुशेस जर्मन इकोनॉमी इनटू रिसेशन। अब ये क्या चक्कर है यार, इतना भयंकर क्या ऐसा हो गया? ऐसा क्या हो गया है कि ये जर्मन फेडरल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने इस तरह का ग्राफ दिखाया है? देखिए अभी आप देखेंगे ना, इस ग्राफ को मैं हालांकि और आगे भी इलेबोरेट करूंगा, बट जर्मन इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो आप ये जानते हो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी है,
ठीक है। तो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी, और Q1 मतलब होता है क्वार्टर 1। तो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में आप ये ग्राफ को फिर से देखिए, ये जो लाल मतलब मरून कलर की जो पट्टी है देखिए, डिक्रीज जो कॉन्ट्रैक्ट ये बताता है कॉन्ट्रैक्ट को, और ऊपर होता है एक्सपेंशन को। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर देखिए 2020 का -2.2%। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुई है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है -2.2% से। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो ये रहा 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तकरीबन 4% से थोड़ा ज़्यादा इससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसके बाद आप खुद से ग्राफ को देखिए, कहीं पर भी आपको इतना मैसिव कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, 2% के आसपास। तो क्या मैं ये बात बोल दूं कि 2008-19 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये वर्स्ट ग्रोथ रेट है? यस, बिल्कुल सही बात है। तो अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है, ये जर्मनी में अभी कम से कम QOQ नंबर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर में, तो Q1 में 2020 के तो हम लोगों ने 2009 के बाद एक वर्स्ट नंबर देखा। अब सर ये रिसेशन का क्या चक्कर है? एक बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में मैं आगे बताऊंगा, आप एक बार सुन लीजिए। एक सिंपल साधारण भाषा में पहले आप लिख के रख लीजिएगा, अपने कॉपी में लिखना है तो। देखिए क्या होता है ना, जर्मनी की बात नहीं, किसी भी और देश की में भी देखेंगे, जब आप बोलते हैं रिसेशन, जब आप ये रिसेशन शब्द बोलते हैं तो रिसेशन का मतलब होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स जो है ना, अगर वो नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाते हैं, फिर से मैं बोलता हूँ, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स अगर नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएं तो उसको बोल देते हैं टेक्निकली रिसेशन। फाइन, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि यूरोप में ज़्यादातर कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 के कारण ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने स्पेशली लॉकडाउन जो है वो लेट से लगाया था, राइट। तो तब क्या चल रहा था? तब Q2 चल रहा था, मतलब सेकेंड क्वार्टर चल रहा था। तो इसलिए पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, ध्यान से सुनिएगा, कि चलो ऐसा है, अभी तो इकोनॉमी जो है फर्स्ट क्वार्टर में 2.2% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है ना। ध्यान से सुनिएगा जो नंबर बोलने जा रहा हूँ, जब सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि आपको 10% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, कंडीशंस अप्लाइड। सर मैं समझा नहीं, 10% का इन एक्सपर्ट्स ने इसलिए बोला बिकॉज ये तब की बात है जब सब कुछ लॉकडाउन में था, जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही है, और उसके बाद निर्भर करेगा कि इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो सर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो जर्मनी है वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट है? हार्डेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ बिल्कुल हिट तो है, जर्मनी की इकोनॉमी को हिट तो लगा है, लेकिन हाँ उतना नहीं जितना कि आप देखेंगे तो फ्रांस की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। आप देखेंगे तो फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, इन तीनों की इकोनॉमी को देखेंगे तो और ज़्यादा तगड़ा झटका लगा है, राइट। तो यही हमारा आज का टॉपिक, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे हो कि आप यूट्यूब चैनल MB सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, मैं वैसे भी सरल भाषा में बताता हूँ आपको एकदम टॉपिक्स, तो आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है बस। इसके अलावा जैसे भी आप टॉपिक फिनिश कर लेंगे, आप टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में जाइएगा और वहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो का फिर PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे, और जो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए अभी हुआ क्या, ये रहा जर्मनी। तो अभी 15 मई को फेडरल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा है, FSO का डेटा है, फेडरल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा है। और इस डेटा में इन्होंने क्या कहा? इस डेटा में इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि Q1 क्वार्टर 1 स्टीपेस्ट रेट से गिरा है, बहुत तेज़ी से स्लम किया, प्लमेट किया है, और ये इतना तेज़ गिरा है जितना इसके पहले देखने को मिला था 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया हूँ GFC। इसके पहले देखने को मिला था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे आपने देखा तो इकोनॉमी जो है तकरीबन 4% से ज़्यादा से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। और अभी आप देखेंगे Q1, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये साल का डेटा कैसे हो सकता है? क्वार्टर 1 का डेटा ना, एक क्वार्टर आप समझते हैं ना, किसी भी चीज़ का 1/4 होता है एक क्वार्टर, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 1/4 × 12 कर दो अगर किसी को डाउट होता होगा तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब शुरू के 3 महीनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है भाई। तो ये शुरू के 3 महीनों के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गई कि फर्स्ट क्वार्टर में अपने को ये देखने को मिला है कि -2% है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोला कि दुनिया के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि वी आर रियली सॉरी टू से, लेकिन ये जो मिड टाइम होगा, मतलब ये जून, जुलाई, अगस्त, ये वाला जो टाइम होगा ये वर्स्ट रहेगा। और ये मिड ईयर इसलिए वर्स्ट रहेगा क्योंकि जब तब डेटा आएगा, वो डेटा उस वक्त का रहेगा जब जर्मनी में एब्सोल्यूट लॉकडाउन था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने लेट से लॉकडाउन किया था। अभी मार्च में तो, मिड मार्च में तो लॉकडाउन करना शुरू किया था, राइट। और तब जब सब कुछ लॉकडाउन है तो कहाँ से कुछ चलेगा भाई। जर्मनी की इकोनॉमी के बारे में जो अभी बोला गया है वो ये बोला गया है कि ये सेकंड, देखिए जर्मनी का आपको ध्यान होगा तो थोड़ा सा मैं आपको पहले इनफैक्ट बता ही देता हूँ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें एक टीम में थे जर्मनी,
एक टीम में थे इटली और एक टीम में था जापान। और ये तीनों के तीनों देशों को बोला गया था एक्सेस फोर्स, मतलब धुरी शक्तियाँ, राइट। अगर आपको ध्यान होगा तो फिर उसके बाद जर्मनी का विभाजन हो गया था, इस तरह से ईस्ट जर्मनी बन गया था और इस तरह से वेस्ट जर्मनी बन गया था। जो ईस्ट जर्मनी था वहाँ पे यूएसएसआर, और यहाँ पे आप यूएस बोल दीजिए, यूके बोल दीजिए, फ्रांस बोल दीजिए, वो लोग शासन कर रहे थे और इस तरह से बर्लिन का विभाजन हो गया था, राइट। बाद में क्या हुआ, यूएसएसआर का विघटन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, यूएसएसआर टूट गया। आप चाहे तो मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने यूएसएसआर के टूटने पे बनाया है। और वहीं से जब जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ, मतलब सर आप यही तो बोल रहे हैं ना 1990, बस यही मुझे एक्चुअली ये डेट चाहिए थी, ये ईयर चाहिए था कि मैं आपको बात बता सकूँ। तो फिर ये पॉइंट सुन लीजिए। अभी मैंने आपको बोला ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो एक दशक पहले हुआ था, इतना भयंकर तरीके का गिरावट देखने को मिली है। एंड दिस इज़ द सेकेंड बिगेस्ट डाउनफॉल, मतलब प्लंज, इतना स्टीपली गिरना। जर्मन रीयूनिफिकेशन जो 1990 में हुआ था ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो, ठीक है जी। और जैसा मैंने आपको बताया, सारे एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि भाई देखो, मेजर एक्टिविटीज़, चाहे वो टूरिज्म ले लो, चाहे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स ले लो, चाहे इंडस्ट्रीज़ ले लो, ज़्यादातर यार जब लॉकडाउन था सब तो बंद थे। और जब सब बंद थे तो फिर क्या ही कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे आपको स्थिति इससे ज़्यादा बुरी दिखेगी, ठीक है भाई। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आ गया कि जो फिगर्स है वो फाइनल आखिरी के 3 महीने के ऑफ 2019 अगर आप देखेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन है वो रह गया 0.1%। और ये जो जर्मनी की, अगर आप जर्मन जीडीपी को देखेंगे तो कंटिन्यूसली दो सक्सेसिव क्वार्टर्स, कोई से भी क्वार्टर, Q1, Q2, Q3, दो सक्सेसिव क्वार्टर्स जो है नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाए। और इकोनॉमी में दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स अगर नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाते हैं, इसका मतलब होता है रिसेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि जर्मनी में बिल्कुल हालत ख़राब, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुई है इकोनॉमी, लेकिन इससे ज़्यादा बदतर स्थिति में फ्रांस है, और इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, इटली, ये कंट्रीज़ हैं। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दो कारण पहले आप समझिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप अभी बोलते हैं कि सर जर्मनी की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, हाँ मैंने बोला, बिल्कुल आपको बोला। फिर आप बोलते हैं सर स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया और आपका इटली हो गया, उससे बेहतर है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए जर्मनी में आपको 16 अलग अलग राज्य मिलेंगे, 16 अलग अलग स्टेट्स मिलेंगे। एक अगर आप ऐसे समझना चाहें तो जैसे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह से सुनते जाइएगा ना धीरे, एकदम आराम से समझिएगा, चीज़ों को आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए जर्मनी में 16 अलग अलग आपको राज्य मिलेंगे, ठीक है भाई। तो ये 16 के 16 राज्यों ने क्या किया था, फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स जो थे, मैं शॉर्ट में FNC लिख दूँ, समझ जाएगा प्लीज़। फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स जो थे, इनको बोला कि बिल्कुल चलते रहो ना, काम करते रहो, क्या दिक्कत है, मतलब इनको ओपन रखा, पहला कारण। दूसरा कारण, गवर्नमेंट का अनप्रेसिडेंटेड रेस्क्यू पैकेज। जैसा अगर आपको याद होगा तो मैंने कल भारत सरकार जो पैकेज अनाउंस की उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, तो उस पर डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप चाहें तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि जर्मनी की हालत ख़राब है, लेकिन फ्रांस, इटली और स्पेन के मुकाबले इसलिए बेहतर है। पहले अभी दो मैंने मुख्य कारण बताया, पहले के 16 राज्यों में फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन वर्क को ओपन रखना, और दूसरा जो है उनका स्टिमुलस, जो रेस्क्यू पैकेज जो इन्होंने दिया, वो कारण है। यस, बिल्कुल वही कारण है। मैंने हालांकि आप ही को यही बोला अभी कि सेकंड क्वार्टर में एक्सपेक्टेड तो है, हालांकि डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड तो है कि 10% से जर्मन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, राइट। लेकिन फिर से बोलता हूँ कि इसको एग्जैक्ट मत मानिएगा कि 10% से, देखिए एक्सपर्ट्स का काम है ये सब ओपिनियन देना, स्पेकुलेशन करना, लेकिन ये डिपेंड करता है ईज ऑफ रिस्ट्रिक्शन पे। देखो यार बात आप ये भी समझो ना, आप सब कुछ ही बंद कर दोगे तो फिर इकोनॉमी तो गिरेगी ना, राइट। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया अभी तक के कि जो अभी मैं देख रहा हूँ रिसेशन जर्मनी में, दिस इज द डीपेस्ट रिसेशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। यस, बिल्कुल करेक्ट। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था उसके बाद का स्टीपेस्ट और डीपेस्ट आप इस तरह का फॉल देख रहे हो, रिसेशन आपको देखने को मिल रहा है, राइट। जो मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा था, थोड़ा आपको मैं इलेबोरेट करके और बढ़िया से समझाता हूँ कि सर अभी आप एक बात बोले, जर्मनी ने इस लड़ाई को बेहतर लड़ा बाकी यूरोपियन कंट्री से। कैसा आप बोले सर? देखिए जर्मनी और साउथ कोरिया की लड़ाई आपको थोड़ी सिमिलर लगी, ठीक है। जर्मनी में केसेस हैं 1,70,000, लेकिन डेथ्स काफ़ी कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम है। इनफैक्ट जो यहाँ पे जर्मनी में फर्टिलिटी रेट है वो पूरी दुनिया की सबसे कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ तो भी अचीवमेंट है ना यार, ये भी देखो। जर्मनी में एक सबसे पहले, जैसे साउथ कोरिया ने भी किया वो वही चीज़ यहाँ पे किया इन्होंने, सबसे पहले एकदम अर्ली एंड वाइड स्प्रेड टेस्टिंग प्रोग्राम। तो एकदम धकाधक इन्होंने टेस्टिंग प्रोग्राम चलाया, एकदम बड़े नंबर में टेस्टिंग प्रोग्राम चलाया। और एक बात ये भी है, और वो ये है कि इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी रॉबस्ट है, ये भी बात आप समझ लीजिए।
दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला यहाँ पे जो डेथ्स कम हुई हैं, यहाँ पे डेथ जो है 8,000 से 8,000 के आसपास हुई है। इनफैक्ट जो फर्टिलिटी रेट है पूरी दुनिया में सबसे कम है। सर आप वो कंस्ट्रक्शन वाली बात बोल रहे थे, हाँ वो मैं कंप्लीट करता हूँ। देखो क्या हुआ था, जर्मनी में कंस्ट्रक्शन जो है वो अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का कम से कम 10% कंक्लूड करता है। अच्छा, जर्मनी की आबादी बाय द वे ऑलमोस्ट 8.25 करोड़ ले लो आप, इतनी है। भारत की आबादी 130 करोड़ है ना, हमसे तो 10% भी नहीं इनकी आबादी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप 8.3 करोड़ की आबादी की कंट्री के बारे में बात करें, ये भी ध्यान रखिएगा। खैर कमिंग बैक टू दिस, आप जर्मनी के बारे में मैंने ये बोला कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ना इनका, वो जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% कवर करता है। उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिलियन का मतलब बाय द वे होता है 10⁶। हाँ, जर्मनी में इस कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने कम से कम 4 मिलियन जर्मन्स को नौकरी दे रखा है। ये काफ़ी बड़ी बात है। और ना सिर्फ ये इस टाइम पे एक्सपैंड हुआ 1.8% से। अब आपको लग रहा हो कि हाँ यार ये तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, बिल्कुल बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, हालांकि ये हुआ था कि उस टाइम पे जो भी कंपनीज ओपन थी उन्होंने अपने स्टाफ को बोल दिया था कि एक काम करते हैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ, एक जैसे मान लेते हैं आपका वर्किंग आवर्स 8 घंटे है, 8 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं, 5 घंटे या 6 घंटे उनका वर्किंग आवर्स कर दिए। सर मतलब ये बोल रहे हैं कि उनका वर्किंग आवर्स को शॉर्ट कर दिया था? यस। इससे ये हुआ कि वर्किंग आवर्स शॉर्ट होने के कारण उन कंपनीज़ की एफिशिएंसी बनी रही, और जो कंपनीज जो अदरवाइज बैंकरप्ट हो गई होती वो नहीं हो पाई। और ये करने के कारण जर्मनी ने एक बहुत बड़ी समस्या को अवॉइड कर लिया जो बाकी दुनिया की दूसरी जगहों पे देखने को मिल रहा है। और वो क्या, आप बताइए। आप में से वो लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे जो लोग किसी ना किसी कंपनी में काम करते होंगे, और वो है ले ऑफ्स। जर्मनी में आपको आसानी से ले ऑफ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जर्मनी की चांसलर साहिब एंजेला मर्केल जी जो है स्टिमुलस पैकेज ऑलरेडी लेके, इस स्टिमुलस पैकेज में कुछ और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और इसके अलावा उनका प्लान है, देखिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 मई, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जून में जर्मनी जो जून 2020 में एक और स्टिमुलस पैकेज मेरे हिसाब से तो डन लेके आ रहा है जर्मनी, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ये भी बोला कि इसके समकक्ष अगर आप देखेंगे तो चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे आप फ्रांस को ले लीजिए, दो इसी की तरह की इकोनॉमी लेंगे जो अच्छा रहेगा। फ्रांस को ले लीजिए और इटली को ले लीजिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो इन तीनों को ले लेते हैं, फ्रांस, इटली और जर्मनी। जहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि जर्मनी का Q1 का रिजल्ट आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ 2.2%, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेकंड क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा 10% से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये डिपेंड कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस कितना ओपन होंगे। सर आप ये बोल रहे हैं कि फ्रांस एंड जर्मनी, तो फ्रांस एंड इटली, सॉरी, फ्रांस में Q1 में क्या सीन है सर? फ्रांस की इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुए तकरीबन 6% से, टू बी प्रिसाइज 5.8% से। इटली की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो 4.7% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ये काफ़ी बड़े नंबर है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है भाई। तो उसके मुकाबले तो जर्मनी ने काफ़ी बेहतर किया है। यस। अब जो जर्मनी को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जर्मनी की एक फिलॉसफी देखने को मिलेगी। प्रोबेबली जर्मनी हैज़ डिसाइडेड दैट दे विल गोइंग टू स्पेंड इट्स वे आउट ऑफ रिसेशन। इस लाइन को ज़रूर लिखना, जर्मनी हैज़ प्रोबेबली डिसाइडेड दैट दे विल गोइंग टू स्पेंड देयर वे आउट ऑफ रिसेशन। हम खर्च कर करके रिसेशन से बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत ही ब्रेव हार्ट लेडी जिनका नाम है एंजेला मर्केल जी, जो कि चांसलर जर्मनी की। आप देखिए रॉयटर जैसे न्यूज़ एजेंसी में किस तरह कटआउट्स दिया था, ये है 15 मई का। तो रॉयटर में यहाँ पे एक कटआउट जो दिया हुआ था, जर्मन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू सस्पेंड डेट ब्रेक इन 2021। ये क्या चक्कर है यार? अब एकदम बढ़िया से समझना, आपको बहुत सिंपल से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए जर्मन गवर्नमेंट ने प्लान किया था, अभी तो क्या सस्पेंड कर दिया, ये डेट ब्रेक रूल क्या होता है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइन डेट ब्रेक जो रूल इन्होंने बनाया था, इसको तो अब इन लोगों ने, तो खैर अब तो मेरे ख्याल से नल एंड वॉइड हो ही गया, लेकिन 2021 तक तो गया ये रूल। सर ये क्या चीज़ है, यही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। देखो एक सिंपल सी बात है, जब किसी देश को आप चाहे तो राज्य के नाम से, सॉरी राजधानी के नाम से भी संबोधित कर सकते हो। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन ही है। तो देखो डिसाइड ये किया था जर्मनी ने इस रूल के तहत, जिस रूल का नाम था डेट ब्रेक रूल, इस रूल के तहत उन्होंने ये डिसाइड किया था कि बर्लिन मतलब जर्मनी जो है वो अलाउ करेगा नए डेट को लेना अप टू 0 पॉइंट, ध्यान से सुना ना, 0.35% ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। आपको समझ में आ गया था क्या बोला मैंने बोला ये जो नया रूल बनाया था इन्होंने डेट ब्रेक रूल, इसका मतलब ये था बर्लिन मतलब जर्मनी जो है अलाउ करेगा डेट लेना कितना, 0.35% ऑफ इकोनॉमिक 0.35% ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट के बराबर। लेकिन इसके पहले ही जो इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज ये लेके आए थे, अच्छा बाय द वे हाँ इसमें एक और पॉइंट था वो मैं भूल गया था आपको बताना। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि
इसके बियॉन्ड जा सकते हैं, जो हम लोग इन्होंने डिसाइड किया कि 0.35%, इसके बियॉन्ड जा सकते हैं, लेकिन कब? जब देश में एक्सेप्शनल इमरजेंसी हो, या फिर नेशनल डिजास्टर हो, या एक्सेप्शनल इमरजेंसी हो किस तरह की, सच दैट कुछ ऐसी एक्सेप्शनल इमरजेंसी आ जाए जो कि बियॉन्ड हो जाए स्टेट के कंट्रोल के, या फिर मतलब इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द स्टेट्स फाइनेंशियल सिस्टम। तो स्टेट के फाइनेंशियल सिस्टम के बियॉन्ड चली जाए, या फिर स्टेट के कंट्रोल के बियॉन्ड चली जाए, तो फिर आप हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो 1.35% को आप लोग ब्रीच कर देना। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सर आपने बोला वो तो वैसे ही सस्पेंड हो चुका होगा। यस, मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जो स्टिमुलस पैकेज जो अप्रूव किया था इन्होंने, वो स्टिमुलस पैकेज था मेरे ख्याल है 750, हाँ 750, राइट 750 बिलियन यूरो से ज़्यादा का स्टिमुलस पैकेज था। मतलब अगर इसको डॉलर में करेंगे कितना होगा, 80, हाँ ये हो जाएगा तकरीबन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 800 बिलियन यूएसडी के आसपास, 800 बिलियन डॉलर के आसपास ये अमाउंट बनेगा, राइट। तो यार जब इन्होंने ऑलरेडी कोविड-19 के लिए इतना बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज लाया था, तो ये रूल तो वैसे नल एंड वॉइड हो चुका था, उसकी कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो, ये रहा इनके फिनेंस मिनिस्टर साहब जो है ओल्फ स्कोल्स। तो जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है ओल्फ स्कोल्स, इन्होंने साहब ने क्या कहा पहले वो भी देख लो। ये 14 मई का कटआउट मैंने आपके सामने लिया। अखबार, आई एम रियली सॉरी मैं भूल गया अखबार कौन सा है। जर्मनी प्लान्स फिस्कल स्प्लर्ज डिस्पाइट प्लंज मतलब होता है गिरना, स्प्लर्ज बोलते हैं एकदम तेजी से किसी चीज़ को कर देना, बढ़ा देना, ये सब। फिस्कल स्प्लर्ज डिस्पाइट टैक्स रेवेन्यूज, डिस्पाइट प्लंज इन टैक्स रेवेन्यूज। सर ये क्या चक्कर है? तो देखो इन्होंने ओल्फ स्कूल साहब ने ये कहा, जो कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर जर्मनी के, इन साहब ने ये कहा कि देखो ऐसा है, भयंकर मैसिव तरीके से टैक्स रेवेन्यू में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम तो फिस्कल स्टिमुलस देंगे क्योंकि हमने सोच लिया है कि हमको छोटी कंपनीज को बचाना है। इन साहब ने ये भी कहा कि देखो ऐसा है कि हमारा एक्सपेक्टेड जो टैक्स रेवेन्यू है, TR लिख दिया, टैक्स रेवेन्यू जो है वो है 98.6 बिलियन यूरोज। क्या इतना सर? इतना लोअर जितना एक्सपेक्ट किए थे। मतलब मोटे तौर पे अगर हम लोग बोलें तो 100 बिलियन यूरोज कम अकुमुलेट होने वाला है। एक मोटे तौर पे अगर बोलो कोलॉक्वल भाषा में 98.6 मतलब वही हुआ ना यार। तो जितना प्रोजेक्टेड था, जितना प्रपोज्ड था, उससे तकरीबन 100 बिलियन यूरोज कम अकुमुलेट, कम इकट्ठा होने वाला, कम कलेक्ट होने वाला है स्टिल। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ओल्फ साहब ने एक और बात का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कटआउट लिया, ये शायद अखबार का नाम भी है, हाँ रॉयटर से लिया, राइट। इन साहब ने एक और बात बोला कि एक बात और देखिए कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो, सॉरी डेट टू जीडीपी रेशियो, आई एम सॉरी, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है इसका बढ़ना अच्छा नहीं है। मतलब आपका डेट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है जीडीपी के मुकाबले, राइट। तो पहले क्या था, ये 60% था और अब ये बढ़ के 75% हो गया है, जो कि ज़्यादा है, निसंदेह ज़्यादा है। बट क्या बहुत ज़्यादा है? अब पता नहीं बहुत कैसे डिफाइन करते हैं वो नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देता हूँ कि अभी 60% से 75% हुआ है। क्या ये बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा नहीं, उससे आपको समझ में आएगा। 2008-9 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, 2008-9 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस टाइम पे ये डेट टू जीडीपी का रेशियो 64% से बलून करके, मतलब बढ़ के 82% में चला गया था 2010 में। तो ये 2009 में था और 2007 में था और 2010 में हो गया था। तो ये तकरीबन 18% है, तकरीबन 20% के आसपास का जंप था। ये काफ़ी बड़ा जंप है, तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा समझने के लिए। मैंने आपको बताया कि जर्मनी में भी आप देखेंगे तो आपको स्लोवेस्ट एक्सपेंशन दिखेगा पिछले 6 साल में, अभी 2019 में। देखिए अभी आप देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ऐसा है क्या कि जर्मनी की इकोनॉमी को वाकई में मतलब इस कोरोना के कारण ज़रूरत पड़ी क्या स्टिमुलस की, 2019 में मैंने आपको जैसे बोला पिछले 6 साल के सबसे स्लोवेस्ट रेट से एकदम धीरे 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 मर के एकदम जर्मनी की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो फिर ध्यान से सुनना ना, कुछ मिस मत करना, स्टिमुलस पैकेज की आवश्यकता तो इनको वैसे भी थी, क्योंकि कभी भूलना मत जर्मनी जो है एक्सपोर्ट रिलायंट मॉडल पे काम करती। क्या बोला मैंने? एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, मतलब एक्सपोर्ट इकोनॉमी है ना बेसिकली, एक्सपोर्ट कर बाहर सामान बेचते हैं लोग। तो मैंने वर्ड बोला एक्सपोर्ट रिलायंट मॉडल, तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी कहने का मतलब ये। तो एक्सपोर्ट रिलायंट के लिए आर करके लिख दिया शॉर्ट में इस तरह से, ठीक बात है। तो ये लोग भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे जहाँ जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, और वो क्या है? पिछले तकरीबन 2 साल से चल रहा ट्रेड वॉर, जिसने पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया था। कोरोना वायरस के साथ सबसे अनफॉर्चुनेट केस तो यही है ना कि पूरी दुनिया जो ऑलरेडी यूएस और चाइना,
यूएस और चाइना को देखिए ना, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था का तकरीबन 40% तो यही दोनों रखते हैं ना यार। अगर आप ये देखेंगे कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 40% यही दोनों रखते हैं, और इनके बीच में ट्रेड वॉर था, और इस ऑब्वियस सी बात है इससे पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा। तो यार ये बोलना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब आज के टाइम पे पूरी दुनिया अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे थी, उस टाइम पे इस कोरोना वायरस ने हिट कर दिया, और इसलिए इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा क्रिएट हो गया, राइट। मेरे ख्याल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए जर्मनी का जो ऑटो सेक्टर है ना, वो ऑलरेडी एकदम रीलिंग, मतलब एकदम बहुत ही गई बीती हालत में जा रहा था। देखिए पहला तो आपको याद होगा, तो जर्मनी में जो एमिशन चीटिंग का एक स्कैंडल चल रहा था वो, और उसके बाद आज के टाइम पे पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ जो शिफ्टिंग हो रही है ना, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है जर्मनी के ऑटो सेक्टर को। ये बात ध्यान रखिएगा। जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर आप वहाँ देखेंगे, जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1/4, ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन 25% से ऑन एन एवरेज इस साल गिर गया। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। वैसे लास्ट का पॉइंट बोलता हूँ, ये भी सुन लीजिएगा। देखिए जर्मनी में अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो रॉबर्ट कोच इनका जो इंस्टीट्यूट है, रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जैसे अगर आप थोड़ा सा समझे तो हमारे यहाँ का जो पुणे का विरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, नेशनल विरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ICMR को ले लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तकरीबन वैसे समझ लीजिए, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोला। देखिए क्या बोला इन्होंने बोला जर्मनीज इन्फेक्शन रेट शोज कोरोना वायरस ऑन द डिक्लाइन। देखिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन रेट या फिर इन्फेक्शन रेट। तो इन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छी बात है, इट्स अ गुड न्यूज़। यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ पे रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट जो भी न्यूज़ होता है वो यही लेके आ रहे हैं, रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट। इन्होंने कहा कि आज के टाइम पे कोरोना का जो रिप्रोडक्शन रेट है, जो इन्फेक्शन रेट है, वो <1 हो चुका है। अगर जो इस चैनल के एविड फॉलोअर होंगे उनको याद होगा, तो मिड अप्रैल में मैंने बताया था ये चीज़ 0.7 हो गई थी, और अभी जब जर्मनी धीरे धीरे इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश कर रही थी तो ये 1.3 हो गया था। मतलब जैसे एक इंसान है ए, अगर आपने बोला कि इन्फेक्शन रेट या फिर रिप्रोडक्शन रेट एग्जैक्टली 1 है, तो वो सिर्फ एक ही इंसान को इन्फेक्ट किया, इसने सिर्फ एक को, फिर इसने एक को, तो इस तरह से, राइट। तो मेरे ख्याल आपको यहाँ तक कि समझ में आ गया होगा। तो सर ये एक से कम होने का मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यस, देखिए क्या होता है ना, जर्मनी में भी और इनफैक्ट काफ़ी दुनिया में भी, तो जर्मनी में क्या होता है, इसको आर फैक्टर बोलते हैं, वैसे जो सरकार है वो इसको आर फैक्टर बोलती है, और आर फैक्टर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि लॉकडाउन के बाद नेक्स्ट में क्या करना है। लॉकडाउन करना है, ईजिंग करना है, सब्सिक्वेंट ईजिंग करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से दिनचर्या को चलाना है। तो कुल मिला के जर्मनी ने कहीं ना कहीं ये लगता तो है कि इस आर्ट को सीख लिया है कि वायरस के साथ कैसे रहना है। कहीं ना कहीं वैसे पूरी दुनिया को ये आर्ट सीखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे आप देखेंगे तो जर्मनी में ये जो आर फैक्टर जिसको आप बोल रहे हैं ना, ये 0.76 तक जा चुका है पिछले महीने में, अप्रैल में। तो पार्शियली जर्मनी ने अपने स्कूल्स वगैरह को ओपन करना शुरू कर दिया, पार्शियली ध्यान रखिएगा ना। तो उन्होंने अपने स्कूल्स वगैरह को ओपन करना शुरू कर दिया। वैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो बोल रहा हूँ ये आपको दुनिया के अलग अलग देशों में मिलेगा, जब दुनिया के अलग अलग देश अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करना शुरू करेंगे। और वो है कि जर्मनी ने ऐसे नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी को पार्शियली ओपन कर दिया है, स्कूल्स को ओपन कर दिया, अपने स्कूल्स को जर्मनी जो है वो रीडिज़ाइन भी कर रहे हैं। रीडिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, ताकि लोग पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रख पाएँ। देखिएगा धीरे धीरे पूरी दुनिया में नया नॉर्मल आ रहा है, और पूरी दुनिया में ये चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी आपको। वर्क फ्रॉम होम जिसमें जो चीज़ शायद हम में से काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं करती, ये चीज़ भी बहुत कॉमन हो जाएगा, न्यू नॉर्मल होने की तरफ जा रहा है, राइट। तो कहने का मेरा मतलब था कि जर्मनी में स्कूल्स वगैरह अपना तरीका, मतलब स्कूल्स जो है प्रेजेंटेशन वगैरह चेंज कर रहे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। प्लेग्राउंड्स में देखेंगे तो आप सेफ जोन वगैरह इस तरह कंसेप्ट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ताकि वही सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन मेंटेन हो सके। अभी आप देखेंगे तो जर्मनी में जूज ओपन कर रहे हैं, म्यूजियम्स ये लोग ओपन कर रहे हैं। जर्मनी में भूलिएगा मत कि जर्मनी में जो टोटल केसेस हैं वो 1,70,000 से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डेथ्स जो है सिर्फ 8,000 बड़ा नंबर होता है, लेकिन आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज से तो कंपेयर कीजिए। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आप देखेंगे तो 20,000 25,000 से ज़्यादा डेथ्स है। तो कुल मिला के अगर आप आज की तारीख में जर्मनी को देखेंगे तो जर्मनी में आज डेली 1,000 केस आ रहे हैं और डेली 100 डेथ्स हो रही हैं। ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी कम है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप मुझे बताइएगा कि जर्मनी ने जो एक्सेप्ट कर लिया, काइंड ऑफ एक्सेप्ट जर्मनी का, पहले तो मुझे ये बताइएगा रिसेशन वाली चीज़, जर्मनी का रिसेशन में जाना, इससे जर्मनी को कितना प्रभाव पड़ेगा और यूरोपियन यूनियन को, आपको क्या लगता है यूरोपियन यूनियन को कितना इम्पैक्ट होगा? मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होने वाला आने वाले टाइम में, क्योंकि ये तो Q1 का रिजल्ट था। ऐसे Q2 Q3 देखते हैं क्या होता है। अभी हम नहीं बोल रहे कि अभी तुरंत फर्क पड़ जाएगा, बट शायद आने वाले टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन मेरा, आप ये बताइएगा मुझे, जर्मनी ने क्या नए नॉर्मल, मतलब इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लिया है, और क्या पूरी दुनिया
को ये चीज़ अब सीख लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। एक चीज़ भूलिएगा मत, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फिनिश करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में जाकर इसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे के सारे बच्चे, सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे थे, थैंक यू फॉर द टाइम। घर में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।